हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन और आप देख रहे हैं मैथ्स ए लॉजिकल स्टडी। समरी ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। हमारे पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर जो आपका नंबर लाइन से रिलेटेड था उसकी समरी की थी और उसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि पूरे उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमें सॉल्व करनी है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें समझनी है, कौन सी थ्योरम है, कौन से रूल्स हैं। तो अब इसी श्रृंखला में हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा लेने जा रहे हैं वो है समरी ऑफ चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की हम समरी, जिसमें स्टार्ट से लेके लास्ट तक पूरा चैप्टर कंप्लीट होने तक जो जो भी आइटम्स हमने उसके अंदर स्टडी किए थे उन सबको एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं बहुत ही शॉर्ट के अंदर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया और एक्स वाई जेड के टर्म्स के अंदर लिख दिया, उसकी कोई भी एक्सपोनेंट लगा दी, उसके साथ में कोई भी पावर लगा दी और उसका कोई भी कोएफिशिएंट लगा दिया और वो पॉलिनोमियल हो गया। ऐसा होता नहीं है। पॉलिनोमियल ऐसा जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कुछ भी लिख दिया तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए आपको कि सबसे पहली चीज ये चाहिए पॉलिनोमियल के अंदर कि उसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट होते हैं, दो चीज होती है। एक वेरिएबल होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज कम ज्यादा कर सकते हैं आप, दूसरी वैल्यू पुट कर दी, तीसरी उसका पुट कर दिया, तो उसका अलग अलग रिजल्ट आता रहता है। और कांस्टेंट होता है उसके साथ में कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होता, तो वो कांस्टेंट कहलाता है। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वेरिएबल की वैल्यू क्या रख रहे हैं या क्या नहीं रख रहे। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन फॉर्म का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का एक कॉम्बिनेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होता है विद सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि जो आपका वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट वो है वो होल नंबर में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपकी जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का एक्सपोनेंट, जैसे यहां देखिए ये मैंने मार्क किया एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें इसकी पावर कितनी है? 2। सेकंड वाले में देखिए x की पावर कितनी है? 3। नेक्स्ट में देखेंगे x पावर 7। तो ये पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, मींस 1/2, 1/3, 1/4, -2/3। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए, मींस होल नंबर में होनी चाहिए। तो तब हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल का यही एक सिस्टम है कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख के पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। उसके लिए उसकी जो वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट राउंड फिगर में होनी चाहिए, आप कह सकते हैं होल नंबर होनी चाहिए, आप कह सकते हैं पॉजिटिव होनी चाहिए, और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। उसकी एक्सपोनेंट की पावर 0 है वो भी चलेगी, लेकिन नेगेटिव नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब आगे इसको समझिए। ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज ए कोएफिशिएंट। सिंपल नंबर्स लाइक 2, 5, -8 आर आल्सो पॉलिनोमियल्स, यानी कि अगर वेरिएबल नहीं है तो भी हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। सिंपल नंबर आपको नजर आ रहा है 2, तो आप 2 को भी पॉलिनोमियल कहेंगे। अब वो किस टाइप का, उसकी नोमेनक्लेचर क्या होगी वो आगे हम डिस्कस करेंगे। कि 2 है उसको मैं बोल रहा हूं कि पॉलिनोमियल है, तो वो कैसा है, उसके अंदर जो उसकी नोमेनक्लेचर है वो क्या होगी। अगर उसके साथ में वेरिएबल है ही नहीं तो उसकी नोमेनक्लेचर क्या होगी, ये हम आगे स्टडी करेंगे। तो जैसे 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 2x पावर 0, बिकॉज x रेज़ टू पावर 0 कितना होता है? 1। 5 को 5x पावर 0, -8 एक्सपोनेंट 0, 8x एक्सपोनेंट 0, बिकॉज x पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल यहां पर मार्क किए हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज इनके अंदर या तो नेगेटिव पावर है x की या फ्रैक्शंस में है, तो ये पॉलिनोमियल की श्रेणी में नहीं आते, ये डिफरेंट कैटेगरी है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि वेरिएबल होता ही नहीं है, वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट है वो 0 होता है। जैसे ये 2 है, 6 है, -8/3 है, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में भी एक चीज और आती है कि अगर आपका जो कांस्टेंट है वो है ही 0, मींस वेरिएबल तो उसमें है ही नहीं, और कांस्टेंट भी 2, 3 या -8/3, √2 ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें कांस्टेंट जो है वो भी 0 है, तो उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो डिफरेंस समझ लीजिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर
कोई भी एक फिगर होता है, कोई भी एक डिजिट होता है, लेकिन वेरिएबल नहीं होता। और जीरो पॉलिनोमियल में वेरिएबल तो नहीं होता और साथ में जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो भी जीरो होती है। अब आते हैं इसकी नोमेनक्लेचर के अगले पार्ट पर, जो है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कई लोगों को, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसकी तो एक कैटेगरी बना देते हैं और लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दूसरी कैटेगरी बना देते हैं। लेकिन जब उसको सॉल्व करने लगते हैं तो भूल जाते हैं कि कौन सी कैटेगरी फर्स्ट वाली थी और कौन सी सेकंड वाली थी। तो आपको इतने से ही समझ लीजिए कि ये जो मैंने तीन लिखे हैं आपके, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, ये जो हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपके पॉलिनोमियल में टर्म्स कितनी हैं, टोटल कितनी टर्म्स हैं। बस केवल इतना ध्यान रखना है, उसकी एक्सपोनेंट कितनी है, उसके साथ कांस्टेंट क्या है, उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको काउंट करना है कि वो टर्म्स कितनी हैं, वही डिसाइड करेंगे कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। जैसे एक्स क्यूब है, इसके साथ में कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, कोई एक्स स्क्वायर की टर्म भी नहीं है, एक्स की भी नहीं है, यानी सिंगल टर्म है एक्स क्यूब। सो दिस इज ए मोनोमियल। भूल जाइए कि इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक टर्म है, वो क्या है, एक्स क्यूब। सो दिस इज ए मोनोमियल। सेकंड के अंदर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2, टर्म्स कितनी है, 2, एक्स स्क्वायर और दूसरी -2। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि इसकी एक्सपोनेंट कितनी है, और हमारे को केवल यही देखना है कि इसमें टोटल जो आपकी हैं वो टर्म्स कितनी हैं। तो वो है एक तो एक्स स्क्वायर की और दूसरी -2, 2 हैं। सो दिस इज ए बाइनोमियल। ऐसे ही आपका ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल के अंदर अब एक्स पावर 5 आ गई, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि पावर 5 है या 3 है या 4 है। तो दिस इज ए ट्राइनोमियल बिकॉज इट हैज 3 टर्म्स, 2 वेरिएबल वाली टर्म्स हैं और एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब आ जाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझिए, डिग्री के लिए आपको पॉलिनोमियल के अंदर केवल एक वही टर्म नोटिस करनी है जिसकी एक्सपोनेंट सबसे ज्यादा है। फिर समझिए कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उसकी डिग्री के लिए सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि मैक्सिमम एक्सपोनेंट उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के अंदर कितनी है। जैसे ये एग्जांपल है, x पावर 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20, टर्म्स तो 3 है इसके अंदर, और ये काउंट करेंगे तो क्या है, ये ट्राइनोमियल है ना। लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 7, बिकॉज मैक्सिमम पावर जो x की है वो कितनी है, 7। सो दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। ऐसे x प्लस 24, इसकी डिग्री 1, बिकॉज जो उसका वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। और ऐसे ही आपको एक एग्जांपल दे दिया कांस्टेंट टर्म का, यानी 6 है, तो 6 है तो इसकी डिग्री 0 है, बिकॉज जो इसके साथ में कोई भी जो नंबर लगा हुआ है वेरिएबल वो है ही नहीं, तो इसकी डिग्री हम 0 बोलते हैं। और जो कोई भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री 0 होती है। तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई। बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल एक कैटेगरी हो गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दूसरी कैटेगरी हो गई, और एक शुरू में जो हमने डिग्री 1 और डिग्री 2 और डिग्री 3 का आपको बताना मिस कर गए कि ये तीनों चीज आपको नोमेनक्लेचर कहां से मिलती है, डिग्री से। डिग्री 1 है तो उसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। पीएन मींस पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अगर डिग्री उसकी 1 है, सपोज x प्लस 2, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। ऐसे ही अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 कोई टर्म है, तो इसमें इसकी मैक्सिमम कितना है एक्सपोनेंट, वो है 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। तो जिसकी डिग्री 2 होती है, मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे डिग्री 3 वाले को क्यूबिकल बोलते हैं, क्यूबिकल पॉलिनोमियल। तो डिफरेंस आपको यही याद रखना है कि जो लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिकल है वो डिसाइड होगा उसकी डिग्री से। उसकी डिग्री से मींस वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री है उससे डिसाइड होगा कि वो पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिकल है। लेकिन उसकी टोटल टर्म्स कितनी है उससे आपका डिवाइड होगा कि वो जो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। ये दोनों चीजें डिसाइड होती हैं। नेक्स्ट आया था आपके पास कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल।
जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज आती जाती हैं, ये सारी चीजें ऐड होती जाती हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद लीनियर है, डिग्री है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिकल है, और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आप में वो होता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जब x या कोई भी वेरिएबल है उसकी कोई ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे वो जीरो हो जाए, सारा एक्सप्रेशन आपका जीरो हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल की जीरोज कितनी हो सकती हैं? तो इतनी हो सकती हैं कि अगर उस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री है, मैक्सिमम मींस उसकी डिग्री है, उसकी पावर है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट है, जितना एक्सपोनेंट मैक्सिमम होता है आपके उस पॉलिनोमियल के रूट्स उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। मींस अगर आपका कोई क्यूबिकल है तो उसमें उसके रूट्स कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। 3 रूट से ज्यादा उसके हो नहीं सकते। तो वो 3 जो रूट हो सकते हैं वही पुट करने से तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। तो इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के जो जितने रूट्स होते हैं उतनी ही मैक्सिमम जीरोज हो सकती हैं। मैक्सिमम उतनी ही जीरोज हो सकती हैं उसकी जितने किसी पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं। अब वो रूट्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, इसलिए हम मैक्सिमम वर्ड यूज कर रहे हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के जितने रूट्स होते हैं उसकी जीरोज उतनी ही हो सकती हैं मैक्सिमम। ठीक, जिसका एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे मान लो आपके पास कोई है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, ये कोई एक एक्सप्रेशन है, तो ये क्यूबिकल फॉर्म के अंदर है। तो क्यूबिकल एक्सप्रेशन, क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, तो इसके मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकती हैं। 3 जीरोज, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। वो जो भी जीरोज आएंगी वो ऐसी आएंगी कि इस एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। ठीक, आप एक सिंपल क्वाड्रेटिक इसको पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट कर सकते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक। लेकिन क्वाड्रेटिक होने के लिए एक कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज a के साथ में एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। अगर a ही 0 हो जाएगा तो इस एक्सप्रेशन की, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 नहीं रहेगी। इसलिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है जो ये एक पॉलिनोमियल है। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसके अंदर कंडीशन क्या है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपके जो स्प्लिट मिडिल टर्म का जो एक्सप्रेशन आपको लिखा हुआ है यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसके फैक्टर कैसे करते हैं इसके लिए आपको समझाना है कि जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, हम मिडिल टर्म स्प्लिट की जब भी बात करेंगे इट मींस वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही होगा। मींस a इज इक्वल टू नॉट 0 होगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके अगर हमें फैक्टर करने हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो ये लिखा हुआ है कि आप 2 पार्ट्स करने हैं किसके? इस bx। मिडिल टर्म कौन सी है इसकी? एक तो ax स्क्वायर होगी, एक c, तो मिडिल टर्म दोनों की कौन सी हो जाती है? bx। bx के आपको 2 ऐसे पार्ट्स करने हैं जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को सेटिस्फाई करते हो। तो दोनों पार्ट जो आपने किए उनके आप सपोज कीजिए वो p और q हैं। तो क्या आपकी कंडीशन है? इस मिडिल टर्म स्प्लिट से इक्वल फैक्टर्स करने के लिए आपके पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू bx, मीन्स मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए। जो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 पार्ट्स कर रहे हैं उन दोनों का सम उस मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए, मीन्स bx के बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज, वो मिडिल टर्म इस तरह से स्प्लिट हो कि उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन और कांस्टेंट c इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। तो ac एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। मींस आप bx को ऐसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं जो दोनों का सम कितना होना चाहिए? मिडिल टर्म के बराबर, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। आपको जब ये मिडिल टर्म स्प्लिट का कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि ये बहुत सिंपल है, और होता भी वैसे तो सिंपल ही है, लेकिन एक केवल साइन का ध्यान नहीं रखें, प्लस माइनस का साइन का ध्यान नहीं रखें। अगर आपकी बेसिक वहां पर कमजोर है तो यकीन मानिए कि इससे मुश्किल फिर कुछ भी नहीं है। तो आपको 4 एग्जाम्पल आपके सामने अभी रख रहा हूं जो दिखने में बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एकदम ऐसे लगते हैं कि जैसे क्या फर्क है इनमें, कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं है।
लेकिन चारों को करने का प्रोसीजर ही अलग है। तो मिड टर्म स्प्लिट के लिए अगर आपको समझना हो किसी चीज को तो ये 4 एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इसके बाद में आपको मिड टर्म स्प्लिट के में कुछ भी समझने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कोई भी एक क्वेश्चन होगा उसका मिड टर्म स्प्लिट से उसके फैक्टर बना सकते हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले हमने क्या क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है x² + 5x + 6। तो मिड टर्म हमारी क्या है 5x। इसके 2 पार्ट्स करने हैं। अब इसके 2 पार्ट्स करने हैं, दोनों का सम कितना होना चाहिए 5x और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, यानी कि p + q कितना होना चाहिए 5x और pq कितना होना चाहिए 6x²। तो आपने सिंपली 3x और 2x इसके 2 पार्ट किए और ये आपके पास आ गया 5x और दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आ गया 6x²। तो ये बड़ा सिंपल सा आपने कर लिया। अब देखिए कि इसी क्वेश्चन के अंदर अगर 5x जो प्लस में था इसको माइनस कर देते हैं तो क्या होगा। अब आपको इस -5x के 2 पार्ट्स ऐसे करने हैं जिन दोनों का सम तो -5x हो और मल्टीप्लिकेशन वही हो जो पिछले क्वेश्चन में था 6x²। तो अब वो पार्ट हम नहीं कर सकते जो आपने +3x और +2x लिए थे। तो इस केस में हमारे पास साइन माइनस का है, तो दोनों कौन से आएंगे -3x एंड -2x, बिकॉज इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम होता है -5x और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे -3x और -2x को, तो दैट इज इक्वल टू +6x²। तो ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल करता है। तो दोनों साइन आपको माइनस के लेने हैं। थर्ड देखिए, ये वाला देखिए x² - 5x, इसमें साथ में -6 कर दिया है। तो अब आपका जो pq है वो दैट इज इक्वल टू -6x² और p + q कितना है इज इक्वल टू -5x। तो अब आप इसके जो दोनों हैं वो -3 और -2 नहीं ले सकते जैसे यहां लिए थे, ये नहीं ले सकते आप, बिकॉज वहां पर आपने मल्टीप्लाई किया था तो +6x² आ रहा था और हमें कितना चाहिए -6x²। तो आप इसके 2 पार्ट्स वो नहीं कर सकते जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, यानी -3x और -2x नहीं कर सकते। तो इस -5x के जो 2 पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे -6x एंड 1x ऑफ प्लस, ये 2 होंगे जो यहां पर आपको ये शो करके सॉल्व किया हुआ है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर केवल साइन चेंज होने से ये 3 क्वेश्चन आपने अलग अलग उसको देख लिए। अब चौथे में देखिए कि x² + 5x - 6, इसमें +5x लिया और -6 लिया, तो इसके दो पार्ट्स होंगे वो +6x और -x होंगे, बिकॉज इन दोनों का सम कितना है 5x, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है -6x²। तो ये आपके 4 क्वेश्चन जो दिखने में बिल्कुल आपको सिमिलर लग रहे हैं, मिड टर्म स्प्लिट के अंदर आपने इसके साइन को कंसीडर नहीं किया प्रॉपरली, जल्दबाजी में क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मिड टर्म को आपको एक्सप्लेन करना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने आपको इस एग्जाम्पल से एक ही टाइप के मिलते जुलते 4 क्वेश्चन से आपको समझाया है। आप इसको अच्छी तरह से अपने माइंड में नोट कर लीजिए कि दोबारा ये किस टाइप की कोई भी गलती आप नहीं करें, साइन आपको देखना ही देखना है। उसके बाद आया था हमारा क्वेश्चन में आगे जो जितने भी एक्सरसाइज की लास्ट एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सारी आइडेंटिटी आपकी यूज होंगी। जो 3 आइडेंटिटी स्टार्ट की हैं ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं और ये सबसे सिंपल हैं, x + y² x - y², x² - y²। x² - y² तो आपने सबसे ज्यादा यूज की होगी और इस टाइप की मैथमेटिक कैलकुलेशन करने में भी ये आपके बहुत काम आती है, यानी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को ये बड़ा आसानी से 99 × 101 करना है, तो इसको 100 + 1 और 100 - 1 से करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट, कितना 100² - 1² दैट इज इक्वल टू 10,000 - 1 दैट इज इक्वल टू 9999। तो इस तरह से ये आपके काम में कई बार आपने पहले भी यूज की होगी, कौन सी x² - y² वाली आइडेंटिटी। ये 3 आइडेंटिटी तो बड़ी कॉमन है, लेकिन इसके बाद की आइडेंटिटी हैं जो आपके इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी लास्ट एक्सरसाइज में जरूर काम में आएगी। तो इन सारी जितनी भी आइडेंटिटी हैं इनको समझिए। कोई भी वैसे भी आपको कोई भी 2 ब्रैकेट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना हो तो उसका तरीका आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास एक आइडेंटिटी नंबर ये 4 देख लीजिए आप,
आइडेंटिटी नंबर 4, x प्लस ए और x प्लस बी को दो को मल्टीप्लाई करना है, जिसमें x का कोफिशिएंट दोनों ही ब्रैकेट्स में 1 है। अगर 1 नहीं हो तो आप कॉमन लेके उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर x का कोफिशिएंट दोनों में 1 है तो आपको यहां पर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिखना है, यहां x लिखना है, और लास्ट में जो आपको क्या करना है, इन दोनों a और b का मल्टीप्लाई करके लिख देना है विद देयर साइन, जो भी उनका साइन हो। अगर प्लस है प्लस, तो माइनस हो तो माइनस। और ये बीच वाली जो मिड टर्म है, यहां पर आपने इन दोनों के जो कांस्टेंट टर्म्स हैं आपकी a और b, इन दोनों का सम लिख के x से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका शॉर्ट में मल्टीप्लाई करने का यही तरीका है। अगर x का कोफिशिएंट आपका 1 नहीं है तो आप उसको पहले कॉमन ले लीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 1। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, कर तो आप डायरेक्ट दूसरे तरीके में सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए और दूसरे में से क्या कॉमन लीजिए, 3। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेने से x प्लस 3/2, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/3। ये 2 और 3 दोनों मल्टीप्लाई करने से कितने हो गए, 6। अब आप वहां पर ये वो फोर्थ आइडेंटिटी यूज कीजिए कि x स्क्वायर आ जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, प्लस 1/3 इंटू 3/2, और बीच में यहां क्या आ जाएगा, x, और यहां ब्रैकेट के अंदर इसमें 3/2 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करने से आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि जब आपके पास x का कोफिशिएंट 1 हो तो आप फोर्थ प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और कोफिशिएंट 1 नहीं हो तो आप कॉमन लेके x का कोफिशिएंट 1 बना सकते हैं। फिफ्थ आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तब भी यही आएगा। शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू, आप फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज कीजिए। आप क्या कीजिए, x प्लस वाई को एक टर्म मान लीजिए और z को दूसरा। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 2 ab है ना, उसमें ab क्या है आपका, x प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास दो टर्म्स मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये इसको आपने ओपन किया, प्लस इसको ओपन करेंगे तो 2xz प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ये बन जाएगी। तो ये आइडेंटिटी कहां से आई है, बेसिकली मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि केवल मल्टीप्लिकेशन करने से ये आइडेंटिटी आपको मिली है। ऐसे ही आप x प्लस वाई होल क्यूब को सॉल्व करेंगे तो आपको आइडेंटिटी कहां से मिली है, x प्लस वाई को x प्लस वाई से ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और इसी आइडेंटिटी के अंदर जो आपने यहां पर की है, y को रिप्लेस कर देंगे माइनस वाई से। ये सारी जो आपकी है 7th नंबर में, इसमें आपको करना क्या है, y की जगह पर माइनस वाई से इसको रिप्लेस कर देना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये बन जाएगा अपने आप, बिकॉज ये y क्यूब है तो माइनस वाई रिप्लेस करेंगे तो माइनस वाई का होल क्यूब कितना होता है, माइनस वाई क्यूब। 3xy आपने एज इट इज लिख दिया और ये x प्लस वाई की जगह पर आपने माइनस xy लिख दिया। इस 3xy के अंदर जो y है उसको अगर आप माइनस पुट करेंगे तो ये प्लस वाला साइन माइनस हो जाता है। ये आपकी आइडेंटिटी सारी है, और एक ये सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड तो इक्वल आएगी। जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपकी सारी आइडेंटिटी इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाली हैं और ये आपको याद रखनी है। तो इस तरह से हमने अपने फर्स्ट लाइन से पॉलिनोमियल क्या होता है से लेके ये सारी की सारी आइडेंटिटी दोबारा से एक बार याद कर ली तो किसी भी चैप्टर को जिसको आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, उनको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि शॉर्ट के अंदर एक नोट्स इस टाइप से बना के आप अपने पास रखे हो जिसको केवल पढ़ लेने से, यानी आपको पेन भी हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़े और आपको वो सब याद आ जाए जो आपने ऑलरेडी उस चैप्टर के अंदर कर लिया है। तो ये हमारी इसी सीरीज के अंदर ये सेकंड चैप्टर था, उसकी समरी हमने आपको बताई है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में
थर्ड चैप्टर की समरी करेंगे और इसी तरीके से आप उसको एज ए नोट्स अपने पास बनाकर रख लीजिए, तो आपको याद रहेगा। जब भी आपका मन करे, जब भी जरूरत हो, कोई क्लास टेस्ट हो, कोई हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो, फाइनल एग्जामिनेशन हो, तो आप इसको, अगर आपने ऑलरेडी चैप्टर कर लिया है तो आप इसको केवल सुन भी लेंगे तो सुनने से भी आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को कभी भी बोझ मत समझिए, इसके साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ भी जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा मैथ्स ए लॉजिकल स्टडी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।